हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 10 ऑफ क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी, दैट इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि एक दिन जो है वन डे बूझो वॉज ईगरली वेटिंग, मतलब अपने उसके ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले थे बूझो के, तो ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो वो भाग भाग के स्टेशन तक जाता है। तो वहाँ पे उसके ग्रैंड फादर उसको पूछते, ग्रैंड मदर पूछती है कि तुम वाई आर यू ब्रीदिंग सो फास्ट। तो बूझो ने बोला कि भाई मैं आई द क्वेश्चन गॉट स्टक इन माइंड, मतलब ही केम रनिंग ऑल द वे, उसने ये आंसर दिया, बट उसको ये क्वेश्चन उसके दिमाग में रह गया कि भाई मैं भाग के आया हूँ तो उससे मेरी ब्रीदिंग तेज़ क्यों हुई। ठीक है, अब ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या होता है, जो हम एयर ब्रीद इन कर रहे हैं और एयर ब्रीद आउट कर रहे हैं, दैट इज़ ब्रीदिंग। ठीक है, सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना, सिर्फ वो है ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या है, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन आपका पूरा जो आपके हर एक ब्लड सेल्स तक उस ऑक्सीजन को पहुंचना, और आगे फिर वो क्या है, उसमें किस चीज़ में काम आती है, जो ऑक्सीजन है ब्रेक डाउन होके वो एनर्जी सप्लाई करती है, तो वो सारा रेस्पिरेशन का पार्ट आता है। ठीक है, तो वाई डू वी रेस्पायर, हम क्यों रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि भाई हमारी बॉडी का जो सबसे कम ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। बॉडी किससे बनी होती है, सेल से मिलके बनी होती है। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हमारी बॉडी की जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट, वो होती है सेल। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transportation, excretion, reproduction. हर एक सेल क्या फंक्शंस करती है, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, सब करती है, ये सारे सेल्स परफॉर्म करते हैं। इन फंक्शंस को करने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जब हम खा रहे होते हैं तब भी, या स्लीप कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है ये एनर्जी। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। तभी बोला जाता है कि भाई खाना आपको रेगुलर खाना है। फूड से क्या होता है, फूड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फूड जो हम डाइजेशन का सारा हमने पढ़ा था, तो उससे हमने देखा था कि भाई वो फूड जाके जो है हर एक सेल को मिलता है, और फिर वहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ उसका ब्रेक डाउन होता है। जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलके आपको एनर्जी प्लस, ठीक है, therefore all living organisms respire to get energy from the food. ठीक है, तो उस फूड से एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग भी ब्रीद इन एयर, ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, एयर ब्रीद करते हैं। वी ब्रीद आउट एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, और जो एयर ब्रीद आउट करते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। ठीक है, द एयर वी ब्रीद इन इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू सेल्स। जो एयर हमने ब्रीद करी है वो सारे बॉडी पार्ट्स और सारी सेल्स को, अल्टीमेटली सब सेल्स को मिलती है। सेल्स में क्या होगा, ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है, जो ग्लूकोज के फॉर्म में जो स्टोर हुआ था फूड, उसको ब्रेक डाउन करती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेल के अंदर जब फूड का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ और एनर्जी रिलीज़ होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सभी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में ये प्रोसेस होता है। इन द सेल द फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। तो इन द सेल द फूड किस फॉर्म में स्टोर हुआ था, जाके ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन
इनटू किस चीज़ में ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या रिलीज होती है, एनर्जी। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद यूज ऑफ ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्यों बोला, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला गया। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के भी फूड का ब्रेक डाउन हो सकता है, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिलीजेज एनर्जी। जब ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन हुआ तो क्या क्या रिलीज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। यू शुड know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। कुछ organisms होते हैं like yeast जो कि survive कर सकते हैं without air, they are called anaerobes। तो उनको क्या बोला जाता है, anaerobes बोला जाता है। they get एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये ऑर्गेनिजम्स एनर्जी कैसे लेते हैं फिर, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, कि बिना ऑक्सीजन के बिना एयर के ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है इनके अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी तो रिलीज होगी। तो जब एनर्जी की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रेक डाउन होता है दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है। एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन जब फूड का ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। तो क्या डिफरेंस है, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास वाटर रिलीज़ हो रहा था, एनारोबिक में अल्कोहल रिलीज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी दोनों में रिलीज़ होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, तो जितने भी एनारोब्स हैं, एनारोब्स हो गए जो ऑर्गेनिजम्स एयर के बिना सर्वाइव कर लेते हैं, तो उनमें सब में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब यीस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, दे रिस्पायर एनारोबिकली एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे यील्ड अल्कोहल, दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर। तो इन ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन एंड बियर। आवर मसल सेल्स कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बट कुछ टाइम के लिए ही हो सकता है। व्हेन देयर इज़ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है मसल्स में, सपोज़ कोई ज़्यादा हमने हैवी एक्सरसाइज कर ली, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज फास्ट रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, या बहुत घंटे तक वेट लिफ्टिंग कर ली, या बहुत टाइम बाद आप एक्सरसाइज करने चले गए जिम वगैरह में, तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज़ लिमिटेड। अब ऑक्सीजन तो लिमिटेड है, हम काम मसल्स जो है काम ज़्यादा कर रही हैं, तब उस केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन भी वहाँ पे होगा मसल्स में टू फुलफिल द डिमांड फॉर एनर्जी। तो उसमें क्या होगा, ग्लूकोज इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मसल्स में क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किस में हो रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल बन रहा था, यहाँ पे अल्कोहल नहीं बनता, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनेगी। तो लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बन गया, तो इस वजह से जो लैक्टिक एसिड बन रहा है उसकी वजह से क्या होता है, मसल क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। ठीक है, जब भी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली बहुत टाइम बाद तो यूजुअली ऐसा होता ही है, क्योंकि हमारे मसल्स को आदत नहीं है उतना। ठीक है, और फिर जब एक्सरसाइज एकदम करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन वो करते हैं और लैक्टिक एसिड रिलीज़ होगा और क्रैम्प्स पड़ेंगे। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, क्योंकि वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में कभी भी पूरा कंप्लीट ब्रेक डाउन फूड का नहीं हो पाता, तभी एनर्जी भी वो कम रिलीज़ करेगा और पार्शियल ब्रेक डाउन होगा। तो द एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल क्रैम्प्स। तो जो एक्युमुलेशन होती है लैक्टिक एसिड की, उसकी वजह से क्या होता है, मसल क्रैम्प्स पड़ते हैं। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर हॉट वाटर बाथ और मसाज। अब उसके बाद जब एक हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी में नहा लिया, मसाज करा लिया अगर, तो उससे रिलीफ हो जाता है। तो ऐसा क्यों होगा, हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, उससे वहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ज़्यादा होगी अफेक्टेड एरिया में। एज अ रिज़ल्ट जब ब्लड सर्कुलेट होगा तो अपने साथ ऑक्सीजन लेके आएगा, तो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेज। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, मसल सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी और इससे क्या होगा, कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका लैक्टिक एसिड का,
इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो वहाँ पे जो ग्लूकोज का जो है कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता है, इसलिए लैक्टिक एसिड बनता है। तो जब मसाज करेंगे या ब्लड की सर्कुलेशन वहाँ जब बढ़ेगी तो लैक्टिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो उसका फूड का जो है कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया। तो अब आते हैं ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन है पूरा जो होल प्रोसेस है, इसके अंदर ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीदिंग को हम पूरा रेस्पिरेशन नहीं, ब्रीदिंग इज़ नॉट कॉल्ड रेस्पिरेशन बट ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में तो पूरा वो एयर जब अंदर आया, सेल्स तक पहुंचा, सेल्स में जाकर उसने ब्रेक डाउन करा फूड का, एनर्जी रिलीज़ हुई, ये सारी प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन है। अब ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग है कि टेकिंग इन एयर एंड टेकिंग आउट एयर, उसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं। तो अभी कह रहा है भाई थोड़ी देर के लिए अपने माउथ और नोस्ट्रल्स बंद करके देखो कितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हो। ठीक है, you know that you cannot survive without breathing. Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. तो breathing में क्या हुआ, एयर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन वो हम इनहेल कर रहे हैं, और एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड वो हम एक्सेल कर रहे हैं विद हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें हेल्प करता है, लंग्स हेल्प करेंगे। लंग्स के अंदर ही जाके वो ऑक्सीजन ब्लड को जाता है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस मिल जाता है। ठीक है, ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इन टू बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। तो इस प्रोसेस को इनहेलेशन बोला जाता है, जब हम एयर को ले रहे हैं बॉडी के अंदर विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, और जब एयर विच इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम रिलीज़ कर रहे हैं तो उसे एक्सेलेशन बोला जाता है। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, हम एंड अपने आप चलती रहती है, हमें इसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना होता। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस विच गोज़ ऑन ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। तो एक मिनट में कितने आप ब्रेथ्स लेते हैं वो ब्रीदिंग रेट होता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन टेक प्लेस ऑल्टरनेटली। तो एक बार इनहेल करोगे फिर एक्सेल करोगे। अब ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सेलेशन। तो ब्रेथ का मतलब क्या है, 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सेलेशन। ठीक है, तो Bujo noticed that when he released his breath after holding it for some time, he had to breathe heavily. तो अगर थोड़ी देर के लिए आप नॉस्ट्रल्स बंद करके उसके बाद ब्रीथ करोगे तो आपको हेविली ब्रीथ करना पड़ेगा, ज़्यादा वो ऑक्सीजन अंदर लेनी पड़ेगी। ठीक है, डू यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट। तो उसके लिए आपने क्या करना है, do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body। ठीक है, तो एक्टिविटी करेंगे। उसके लिए क्या करना है, एक्टिविटी के लिए ब्रीद इन एंड आउट नॉर्मली एंड फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीद इन ब्रीद आउट इन अ मिनट। एक मिनट में कितनी बार ब्रीद किया, जितनी बार इनहेल करेंगे उतनी बार एक्सेल भी करेंगे। अब थोड़ी देर आप एक वॉक करके आए या रनिंग करके आए, उसके बाद ब्रीदिंग रेट देखेंगे तो बढ़ा हुआ होगा as soon as you finish, and also complete rest. Tabulate your finding and compare your breathing rates under different conditions। तो इसी तरह से अलग अलग कंडीशंस में हमने अपने ब्रीदिंग रेट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप रियलाइज़ करोगे कि जब भी एक्स्ट्रा एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है तो पर्सन ब्रीथ्स फास्टर। एज अ रिज़ल्ट मोर ऑक्सीजन इज़ सप्लाइड टू आवर सेल्स। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो ब्रीथ हैविली करेगा, आप ब्रीथ फास्ट करोगे ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो सके, और उससे क्या होगा, इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो वो भी यही रीज़न है कि भाई कोई आपने अगर ज़्यादा भारी काम कर लिया या फिज़िकल एक्टिविटी कर ली तो उसके बाद भूख भी लगती है, क्योंकि जो फूड था वो सारा यूटिलाइज हो गया इन डूइंग द एक्टिविटी, तो उसकी सारी एनर्जी हमने यूज़ कर ली।
तो यहाँ पे दे रखा है ऑन एन एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। तो 15 to 18 टाइम्स एक मिनट में ब्रीदिंग रेट होता है। द ब्रीदिंग रेट कैन इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स पर मिनट वाइल एक्सरसाइजिंग। तो कोई अगर ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करे तो 25 टाइम्स तक हो सकता है। तो यहाँ पे हम ब्रीथ फास्ट भी करेंगे और डीप ब्रीथ्स भी लेते हैं टू इनहेल मोर ऑक्सीजन जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो एक्टिविटी 10.3 में क्या है, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ दिखा रखे हैं, स्लीपिंग, वॉकिंग, स्टडीइंग, जंपिंग एंड ऑल। तो इसमें क्या करना है, कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीदिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच विल बी फास्टेस्ट। तो स्लोएस्ट कब होगा, जब आप सो रहे हैं, ठीक है, तो तब स्लोएस्ट होगा। और फास्टेस्ट किस में होगा, जब आप भाग रहे हैं तब फास्टेस्ट होगा। तो असाइन द नंबर टू द पिक्चर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीदिंग आई थिंक भाई सबसे कम स्लो इसमें स्लीपिंग वाले में होगा, उसके बाद जब पढ़ाई कर रहा है फिर उसमें, फिर देन थर्ड होगा वॉकिंग, एंड फोर्थ में आई थिंक या थर्ड में ये कपड़े धोना, देन वॉकिंग, देन जो चेयर्स पे चढ़ रहा है वो, और लास्ट में जो जंपिंग आएगा, ठीक है। अब हाउ डू वी ब्रीद, कैसे ब्रीद करते हैं हम। तो सबसे पहले ब्रीद हम नॉस्ट्रल्स के थ्रू ब्रीद करते हैं, फिर वो एयर कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। लंग्स में जो है वो ऑक्सीजन ब्लड को देती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर जो एयर है वापस नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकलती है, ठीक है। तो अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है कि हाउ डू वी ब्रीद। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, माउथ के थ्रू भी ले सकते हैं बट प्रेफर करते हैं नॉस्ट्रल्स के थ्रू लेना, ठीक है। वो भी आगे हम पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है। When we inhale air, it passes through our nostrils into the nasal cavity. नॉस्ट्रल से कहाँ जाएगी, नेज़ल कैविटी में जाएगी। फ्रॉम नेज़ल कैविटी कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। किसके थ्रू होते हुए, विंड पाइप, ठीक है। लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी, लंग्स कहाँ प्रेजेंट है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, विच इज़ जो ये चेस्ट कैविटी है विच इज़ सराउंडेड बाय रिब्स ऑन द साइड्स। तो जो रिब्स के अंदर वाली जो कैविटी होती है उसको हम चेस्ट कैविटी बोलते हैं, और उसके अंदर ही हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और कौन कौन से ऑर्गन्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं चेस्ट कैविटी में, हार्ट भी वहीं प्रेजेंट होता है, लंग्स होते हैं, ठीक है। तो जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हमारे होते हैं, ठीक है। लंग्स हो गए, हार्ट हो गया। This air cavity is surrounded by ribs on the sides. A large muscular sheet called diaphragm forms the floor of the chest cavity. Floor पे क्या होता है, diaphragm होता है। It is a muscular sheet. Breathing involves the movement of, किस की movement होगी फिर breathing के टाइम पे, रिब केज की भी मूवमेंट होगी और डायफ्राम की भी मूवमेंट होगी। तो इनहेलेशन क्या होगा, रिब्स मूव अप, रिब्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे एंड बाहर की तरफ, ऊपर एंड बाहर, एंड डायफ्राम मूव्स डाउन, जिससे क्या होगा, जो चेस्ट कैविटी का साइज जो है इंक्रीज हो गया। रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड द डायफ्राम मूव्स डाउन। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज द स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में स्पेस इंक्रीज हो गया अगर डायफ्राम नीचे गया और रिब्स ऊपर मूव करें। तो एयर जो है रशेज इनटू द लंग्स, तो एयर लंग्स में आएगी, इसकी वजह से द लंग्स गेट फिल्ड विद एयर, ठीक है, पूरा भर गए लंग्स एयर के साथ। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होगा, रिब्स मूव डाउन, रिब्स नीचे की तरफ, एंड इनवर्ड, डाउन एंड इनवर्ड मूव करेंगे, और डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ पे। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का साइज़ यहाँ से कम होगा, और एयर जो थी लंग्स के अंदर वो दैट इज़ पुश्ड आउट। दीज मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट ईजीली, तो ये आप इजीली फील कर सकते हैं जब आप ब्रीथ लेंगे, तो यू कैन फील कि आपका डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड एब्डोमेन पे आप हाथ रख के आप देख सकते हैं। After having learned that during the breathing there are changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition, ठीक है। तो बच्चे भाई चेस्ट एक्सपेंशन आप देख सकते हैं। अब स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक्ड टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। तो everyone was boasting that she could expand to maximum. How about doing an activity, तो ये भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं क्लास में। तो ये आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखा रखा है, नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी
और फिर ये विंड पाइप, ट्रैकिया, फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स एंड रिब्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही रीज़न इसने बता रखा होगा। द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स। बहुत सारे अनवांटेड पार्टिकल्स हैं एयर में, स्मोक, डस्ट, सब कुछ है, पोलन्स। जब हम इनहेल करते हैं तो ये पार्टिकल्स जो हैं दे गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में हेयर प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर ये पार्टिकल्स जो है स्टिक हो जाते हैं। हाउएवर समटाइम्स दिस पार्टिकल्स मे गेट पास द हेयर इन द नेजल कैविटी, बट कई बार ये इस नेजल कैविटी के जो हेयर्स हैं इनको क्रॉस कर जाते हैं। देन दे इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, तो इरिटेशन कॉज करेंगे। एज अ रिज़ल्ट वी स्नीज, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्नीज करते हैं कि जब कोई अनवांटेड पार्टिकल्स अगर अंदर चला गया नेजल कैविटी में, देन वी स्नीज इट आउट। स्नीजिंग से क्या होगा, स्नीजिंग एक्सपेल्स दीज फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड अ डस्ट फ्री क्लीन एयर एंटर्स आवर बॉडी। तो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स था स्नीजिंग की वजह से वो बाहर आ गया और हमें क्लीन एयर अंदर जो है पहुँचेगी। टेक केयर व्हेन यू स्नीज, तो आपको क्या करना है, यू कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन। तो जब भी स्नीजिंग करते हुए हमेशा नाक को ढक लेना है। तो ये है। उसके बाद एक्टिविटीज़ दे रखी है यहाँ पे 10.4 में। क्या है एक्टिविटी 10.4 में, टेक अ डीप ब्रेथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट। हमने अपने चेस्ट का साइज़ देखना है और ऑब्जर्वेशन देखनी है कि, ठीक है। फिर मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट अगेन व्हेन एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट। तो चेस्ट का एक्सपेंशन दे सकते हैं यहाँ पे। एंड एक्टिविटी 10.5 में क्या है, टेक अ वाइड प्लास्टिक बॉटल, रिमूव द बॉटम, गेट अ वाई शेप्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब, मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब में पास थ्रू इट। तो ये इसने यहाँ करके दिखा रखा होगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट है। 10.5 में क्या कर रहा है ये, मेक अ होल इन द लिड सो दैट द ट्यूब मेक्स पास थ्रू इट टू द फोर्क्ड एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स्ड रिलेटेड balloons, introduce the tube into the bottle, now cap the bottle, seal it to make it airtight, to the open base of the bottle tie a thin rubber or plastic sheet using a large rubber band। तो ये चीज़ ही यहाँ पे बना रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप भी बना सकते हो। ये एक तरह से क्या हो गया कि लंग्स का मॉडल बन गया है, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड द एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स, पुल द रबर शीट फ्रॉम द बेस डाउनवर्ड। तो रबर शीट जो नीचे लगा रखी है उसको अगर आप नीचे खींचोगे तो क्या होगा, बलून्स जो है एक्सपैंड करेंगे, साइज़ इनका बढ़ेगा। लंग्स मान के चलो आप इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे आप, इसको अंदर की तरफ अगर पुश करेंगे रबर शीट को, तो जो लंग्स या जो बलून्स का साइज़ है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो बलून्स इन दिस मॉडल क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे लंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रबर शीट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायफ्राम को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से आप मैकेनिज़्म को जो है, ब्रीदिंग के मैकेनिज़्म को समझ सकते हैं। व्हाट डू वी ब्रीद आउट, ब्रीद आउट हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं भाई कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो एयर जो ब्रीद आउट करते हैं हमने पहले भी पढ़ा था पुराने चैप्टर्स में कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको लाइम वाटर के थ्रू पास करते हैं। लाइम वाटर क्या होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से जब पास करेंगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें वही एक्टिविटी दे रखी है कि आप एक स्ट्रॉ के थ्रू जो है बबल आउट करिए एक्सपेल्ड जो एयर को, एक्सहेल्ड एयर को इसके अंदर, तो उससे जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं एक्टिविटी। तो इसके साथ साथ भाई एयर के अंदर जो हम एक्सेल कर रहे हैं सिर्फ ऐसा नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, बाकी एयर भी प्रेजेंट होंगे, मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा। तो वो भी आप चेक कर सकते हो ब्रीद आउट एयर में मॉइस्चर है या नहीं, कि एक्सेल करेंगे अगर उसको, फिर वो बाद में कंडेंस होकर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स भी दिखेंगी वहाँ पर, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इन इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड एयर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इनहेल्ड एयर में कितने % ऑक्सीजन हुई,
21%। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी? 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड थी इनहेल्ड एयर में। एक्सहेल्ड एयर में कितनी ऑक्सीजन है? 16.4% है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो अब ये हमने पढ़ लिया ह्यूमंस की ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। अब ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, जैसे कॉकरोच हो गया, अर्थवर्म हो गया, इनमें किस तरह से ब्रीदिंग होती है वो हम पढ़ेंगे। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक, बर्ड्स हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक ह्यूमन बींग्स। तो इन सब एनिमल्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस की ही तरह। तो अदर ऑर्गेनिजम्स अब जिनमें लंग्स प्रेजेंट है उनका तो हमने पढ़ लिया, लंग्स के थ्रू कैसे ब्रीदिंग होती है या रेस्पिरेशन होती है। अब जिनमें बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें ह्यूमंस की तरह लंग्स नहीं हैं, वो कैसे ब्रीथ करेंगे? जैसे कॉकरोच। कॉकरोच क्या होता है? कॉकरोच है स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। इसकी बॉडी की साइड्स में स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स जिनको क्या बोला जाता है? स्पायरिकल्स। ठीक है, दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पायरिकल्स। Insects have a network of air tubes called tracheae for gas exchange. एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी में जिनको ट्रैकिया बोला जाता है, और ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं? स्पायरिकल्स। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू द स्पायरिकल्स। तो जैसे हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं ऐसे इनके स्पायरिकल्स हैं, बट ये दो नहीं, काफ़ी सारे प्रेजेंट होंगे। तो इन स्पायरिकल्स के थ्रू एयर अंदर जा रही है एंड डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू, वहाँ से ट्रैकियल ट्यूब्स में जाएगी एंड बॉडी के अंदर फिर चली जाएगी एंड रिचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो स्पायरिकल्स के थ्रू ट्रैकिया में गई और ट्रैकिया से हर बाकी के बॉडी पार्ट्स में, बॉडी टिश्यूज़ में या सेल्स में पहुंच गई। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स गोज इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ करेंगी सेल्स वो कहाँ जाएगी? ट्रैकियल ट्यूब्स में जाएगी और वहाँ से स्पायरिकल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। These air tubes और ट्रैकिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट्स एंड नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो ये जो ट्रैकिया और जो स्पायरिकल्स हैं ये आपको जो ट्रैकिया जो प्रेजेंट है वो सिर्फ इंसेक्ट्स में ही पाए जाते हैं, बाकी के ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई अर्थवर्म की। अर्थवर्म का हमने पढ़ा था कि अर्थवर्म्स दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। ठीक है, स्किन जो है अर्थवर्म में मॉइस्ट होती है और स्लाइमी होती है व्हेन वी टच। तो गैसेस कैन ईजिली पास थ्रू देम। तो उनकी स्लाइमी और जो मॉइस्ट होती है स्किन, थिन भी होती है बहुत, तो उसके थ्रू गैस एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। तो अर्थवर्म किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? अपनी स्किन के थ्रू, विच इज़ थिन, मॉइस्ट एंड स्लिपरी। इसी तरह से फ्रॉग्स भी अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ कर सकते हैं, हालांकि उनके पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिल जब वो पानी में जाएंगे या कुछ होगा तो दे कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। तो फ्रॉग्स जो है इनमें 3 तरह से ब्रीदिंग होती है। एक दो तो इसने बताई दिया, स्किन के थ्रू होती है, लंग्स के थ्रू, एक और मोड ऑफ ब्रीदिंग होता है फ्रॉग्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई फ़िश में कैसे ब्रीदिंग होती है। तो फ़िश में ब्रीदिंग गिल्स के थ्रू होती है। Bujo has seen in television programs that whales and dolphins often come up for water surface. They even release a fountain of water sometimes. तो जो भी आपकी व्हेल्स और डॉल्फिन्स होती हैं कि उनके वो बाहर सरफेस पे आके ही ब्रीद करती हैं, उनके भी लंग्स होते हैं, तो मैमल्स हैं क्योंकि वो, तो इसीलिए वो बार बार सरफेस पे आती हैं ताकि सरफेस पे आके ब्रीद इन कर सके। फिर अंडर वाटर जितनी भी देर वो रह सकती हैं उस ऑक्सीजन के साथ रहती हैं, और उसके बाद फिर से फाउंटेन जो रिलीज़ होता है वो बेसिकली अपनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। तो ब्रीदिंग अंडर वाटर, तो हम क्या पानी के नीचे रह सकते? नहीं रह सकते, वी कैन नॉट। तो उसके लिए क्या होता है? गिल्स होते हैं। गिल्स इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। गिल्स होते क्या हैं? गिल्स आर द प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग। तो गिल्स कैसे हेल्प करते हैं ब्रीदिंग में? गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गिल्स में भी जो है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह से लंग्स में भी यही होता है, जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो वहीं होगा जहाँ पे ब्लड प्रेजेंट होगा।
तो ब्लड वेसल्स वहाँ होंगे जहाँ पे गैस एक्सचेंज टेक प्लेस हो जाएगा। क्योंकि जैसे अगर हम ह्यूमंस की भी बात करें तो लंग्स जो हार्ट से है जो ब्लड वो लंग्स में जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स में जाएगा तो वहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर अगेन हार्ट में आता है वापस और हार्ट से फिर पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। तो डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? येस, ऑब्वियसली प्लांट्स भी रेस्पायर करेंगे भाई। हमने पढ़ा था कि वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीदिंग के लिए वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज़ करते हैं। जो ऑक्सीजन वो रिलीज़ करते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू होती है, बट इतनी ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है कि वो अपना जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं उसको वो ओवरकम कर जाते हैं आसानी से। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। In the cells, oxygen is used to break down glucose into carbon dioxide and water as in other organisms. तो सेल में जो है ऑक्सीजन वही क्या काम करती है, ब्रेक डाउन कर देती है ग्लूकोज का इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई सेंट्रल मैकेनिज़्म है कि जैसे गिल्स हों या लंग्स हों, ऐसा कुछ नहीं है। तो पूरा जो प्लांट्स के हर एक पार्ट है वो सब इंडिपेंडेंटली वहाँ पे ऑक्सीजन ले सकते हैं एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टाइनी पोर्स विच आर नोन एज स्टोमेटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो रूट्स जो अंडरग्राउंड होती हैं वो क्या ऑक्सीजन लेंगी, कैसे लेंगी? एयर के अंदर भी जो है सॉइल के अंदर पोर्स होते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, उन स्पेसेस में एयर प्रेजेंट होती है और जो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो उसी से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ़ द पॉटेड प्लांट्स इफ़ द पॉटेड प्लांट इज़ ओवर वाटर्ड? तो अगर ओवर वाटर कर देंगे उसको तो जो स्पेसिस हैं पार्टिकल्स के बीच में वो पानी से भर जाएंगे, तो वहाँ एयर प्रेजेंट नहीं होगी। तो उससे क्या होगा, उनको रेस्पिरेशन में दिक्कत आएगी एंड सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, प्लांट्स गलना शुरू हो जाएंगे रूट्स उनके। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज़ अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है जी, तो हमने पढ़ लिया है, ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड इसमें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन हम दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फिर ब्रीदिंग कैसे होती है। ठीक है, और बाकी के ह्यूमंस में कैसे ब्रीदिंग हुई, लंग्स का क्या रोल है उसके अंदर, और मूवमेंट क्या होती है जब ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे लंग्स की और रिब केज की। तो वो सब पढ़ा। फिर उसके बाद बाकी के जो एनिमल्स हैं उनमें कैसे ब्रीदिंग हो रही है जहाँ पे लंग्स नहीं प्रेजेंट, वो पढ़ा हमने। कॉकरोच में या बाकी के जो इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर स्पायरिकल्स और ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं। और ठीक है, उसके बाद हमने अर्थों में पढ़ा कि उसके भाई स्किन के थ्रू ही हो जाती है। फ्रॉग में भी वो पॉसिबिलिटी प्रेजेंट है। उसके बाद प्लांट्स में रेस्पिरेशन भाई होती है, वहाँ पे सीधा ब्रीद इन ब्रीद आउट वो हर एक पार्ट खुद कर सकता है। ठीक है, और जिससे खाने का जो भी ब्रेक डाउन है उन्हें वो कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी के होंगे या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के होंगे वो करेंगे। ठीक है।